प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स 20th असाइनमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास 6 kg and radius a is placed such that its center lies at the origin. A circular ring of mass 6 kg ये सर्कुलर रिंग है, तो इसका मास है 6 kg, रेडियस है a, is placed such that its center lies at the origin. तो ਇਹਦਾ सेंटर ओरिजिन है। तो क्योंकि ये रिंग है बेटा, तो ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर नाल कोइंसाइड करेगा और ज्योमेट्रिकल सेंटर ਨੂੰ ओरिजिन लिया तो 0 0। Two particles of masses 2 kg each are placed at the intersecting points of the circle with positive x-axis and positive y-axis. x एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस है, तो आ दो पार्टिकल्स है, इन्हां दे मासिस दिते हुए है 2 kg ईच। तो इन्हां दे कोआर्डिनेट्स की बन गए बेटा, तो आ रेडियस है ना along x एक्सिस, हुण आपां निकालना की है एंगल मेड बाय द पोजीशन वैक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना। हुण इत्थे 3 पार्टिकल्स आ गए, एक आ वाला और एक रिंग का जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है वो। तो हुण इत्थे बेटा R1 है 0 i कैप प्लस 0 j कैप, तो M1 पहला मास है रिंग वाला 6 kg, M2 आ वाला पार्टिकल है 2 kg, तो R2 आ गया, हुण ये अलॉन्ग x एक्सिस है ए आई कैप, और M3 2 kg, R3 है ए जे कैप। तो RCM आ जाएगा बेटा M1 R1, M2 R2, M3 R3 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 तो 0 ही आ गया था, M2 R2 2 AI कैप 2 A J कैप, और नीचे टोटल मास 10, तो 0.2 A I कैप प्लस 0.2 A J कैप, ये बेटा RCM आ गया। तो आ RCM बन गया ना साडा। हुण आपां दसना की है बेटा कि ये RCM कितना एंगल बना रहा विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ इंटायर सिस्टम विद x एक्सिस, है ना। तो RCM जो पोजीशन वेक्टर है वो x एक्सिस नाल आ एंगल निकालना। हुण आ जिहड़ा वेक्टर है ना, दिस वन वेक्टर, आ वाला वेक्टर वो है आ वाला। हुण तुहानूं इत्थे कंसैप्ट किहड़ा याद आना चाहिए बेटा कि अगर दो वैक्टर्स इनकलाइंड है तो उन्हां च एंगल आपां तुहानूं याद है कॉस थीटा नाल दसदे हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा पुत। तो कॉस थीटा हो जाता ए डॉट बी ओवर ए बी। हुण ए डॉट बी च आ जाना ए एक्स बी एक्स, है ना, ए वाई वी वाई। हुण RCM की वैल्यू तो दी हुई है 0.2 A आई कैप प्लस 0.2 A जे कैप। हुण आपां इन्हां दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट लेना तो AX BX, पर बाकी 0 हो जाना, तो ये बन गया 0.2 A स्क्वेयर AX BX प्लस AY VY। हुण VY 0 है, VZ भी है ना। नीचे इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड तो यही है, और ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना होएगा बेटा, तो ਇਹਦਾ स्क्वेयर प्लस ਇਹਦਾ स्क्वेयर अंडर रूट। हुण जदों ए स्क्वेयर कॉमन आ गया, आ वाला अंडर रूट 2A कॉमन आ गया, तो नाल अंडर रूट 2 आ जाना, है ना। तो आ साडा फाइनल, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए स्क्वेयर कटिया गया पुत, 0.2 भी कटिया गया, 1/√2 थीटा 45 डिग्री।
वैसे भी करन दी लोड़ ही नहीं है, वैसे भी ड्यू टू सिमिट्री बेटा देखो ये भी ध्यान रखना ना, एक टाइम भी बचाना, ये तो प्रॉपर प्रोसीजर है। उदा भी लॉजिकली सोचो क्योंकि जो आरसीएम वैक्टर है वो दोनों कोऑर्डिनेट्स द मैग्नीट्यूड सेम है ना, ये दोनों कंपोनेंट वैक्टर्स द मैग्नीट्यूड अगर सेम होएगा तो रिजल्टेंट वैक्टर किधर ਨੂੰ होएगा अलोंग द बाइसेक्टर। तो आ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, आ कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है और दोनों कंपोनेंट्स दा मैग्नीट्यूड सेम है, इस करके आरसीएम जो रिजल्टेंट वैक्टर है अलोंग द बाइसेक्टर होएगा और 90 डिग्री का बाइसेक्टर 45 डिग्री है। तो एक तो ये प्रॉपर प्रोसीजर है, तो एक आप इथों लॉजिकली निकाल सकते हैं। दूसरा इनू मतलब तीसरा केस ये नाल की कर सकते सी पुत, देखो कि इनू भूल जाओ, थर्ड ऑप्शन कि आ परपेंडिकुलर है, तो आ कंपोनेंट जो आरसीएम का 0.2a है और ये 0.2a है, दिस वन आ वाला कंपोनेंट, और tan थीटा की बन गया 1 तो थीटा 40, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस है साडे कोल। तो आ थोड़ा सौखा वा, आ थोड़ा डिटेल च है और आ लॉजिकली सीगा नाल। तो इस तरीके दे नाल असी प्रॉब्लम नू सॉल्व करना बेटा, मतलब सॉल्व भी करना, मल्टीपल ऑप्शंस जिन्नियां सानू पता होणगियां उन्ना साडे लई बेनिफिशियल है ना, और शॉर्टकट मतलब टाइम बचाना भी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ते टाइम बचावांगे तो कुछ क्वेश्चन नू टाइम डिवोट भी कर पावांगे ना, तो उहदे अकॉर्डिंगली चलना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, देखो भाई, if the linear density of the rod of length L varies as lambda is equal to a plus bx, then its center of mass is, इहदे च आपां मान के चल रहे हैं कि rod is lying along x axis। तो अगर रॉड एक्स एक्सिस से लाई कर रही है, तो अगर आप इस रॉड के एक एंड नू ओरिजिन मान लेने हैं, तो हुण ये रॉड कॉन्टीन्यूस मीडियम होने करके इहदा जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है एक्स एक्सिस के उपर ही आएगा ना किते, तो इसका मतलब सानू सिर्फ XCM निकालने की ही लोड़ है। पर हुण क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस सिस्टम है, इस करके हुण इहदे विच जिहड़ा उपर आएगा M1R1, तो उहदे च M1 की जगह DMR है ना। हुण R क्योंकि XCM निकाल रहे हैं तो तुसीं उहदा X कोआर्डिनेट यूज कर सकते हैं सिंपली, और नीचे टोटल मास। हुण इहदे च एक गल दसी, देखो जदों भी कॉन्टीन्यूस सिस्टम नाल डील करना तो सब तो पहला आपां एक एलीमेंट स्मॉल एलीमेंट हाईलाइट कर देना। हुण ये एलीमेंट अगर ओरिजिन तो x डिस्टेंस ते है तो इहदी लेंथ dx है, तो इहदा मास लैम्डा dx है, क्योंकि लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ है, पर वो हमेशा स्मॉल एलीमेंट का मास ते स्मॉल एलीमेंट की लेंथ तो आएगा। हुण बेटा इत्थों dm की वैल्यू तुहानू पता वा, लैम्डा एक स्टैप बना लो, तो हुण लैम्डा की वैल्यू बेटा दी हुई है तुहानू a प्लस बी एक्स और आ एक्स ते नाल डी एक्स, और नीचे लिमिट्स की लैनी है, तो आ एंड जिहड़ा वा इहदे लई 0 है और आ एंड L है। हुण इहनूं तुसीं दो पार्ट च डिवाइड कर लेना, एक्स डी एक्स और नीचे तो इनू सॉल्व करके प्रॉपर आंसर निकाल सकते हैं। तो ये है रिगार्डिंग सेकंड क्वेश्चन। फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला फोर्थ क्वेश्चन वाल ध्यान दियो। देखो बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ गिवन है, 2 particles of masses 4 kg and
8 kg are separated by a distance of 12 meter, and if they are moving towards each other under the influence of mutual force of attraction between them, then the two particles will meet each other at a distance of। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ, ਦੋ particles initially at rest है, तो एक का मास है पुत 4 kg और एक का है 8 kg, और दोनों के विच दूरी है 12 मीटर, m1 m2 r। तो इन्हों का बेटा इस सिस्टम का जोड़ा सेंटर ऑफ मास है वो हैवीयर के नज़दीक है, तो अगर आ r1 है तो आ r2 है, तो r1 की वैल्यू आएगी m2r ओवर, डायरैक्ट रिजल्ट है ना, तो r2 की वैल्यू है m1r ओवर m1 प्लस m2। तो m1 m2r सब कुछ दिता तुसी निकाल सकते। हुण इहदे च समझना की है बेटा कि ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे ते फोर्स लगा रहे हैं, तो साडा सिस्टम ये दो पार्टिकल्स तो मिलके बनया, तो मतलब बाहरों कोई फोर्स नहीं लग रही सिस्टम ते। तो अगर नैट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम ते जीरो है तो उस सिस्टम की VCM जीरो रहेगी, कांस्टेंट रहनी है ना बेसिकली। तो क्योंकि इनिशियली दोनों पार्टिकल्स रेस्ट पे है, तो इस करके सिस्टम की VCM जीरो रहेगी, कांस्टेंट रहनी है। तो अगर VCM कांस्टेंट है, जीरो रहनी है, तो RCM जो शुरू च है वही रहना अखीर ते। और वो तां ही पॉसिबल है कि दो पार्टिकल्स अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सिस एग्जर्टेड ऑन ईच अदर मूव कर रहे हैं एक दूजे वाल, तो उन्होंने RCM जिथे शुरू च है उत्थे ही रहना वा एंड तक। ਇਹਦਾ मतलब वो फाइनली कितने मीट करेंगे, सेंटर ऑफ मास ते। तो इस करके पहले पार्टिकल तो सेंटर ऑफ मास r1 ते है, तो इट मीनस ਇਹਦਾ आंसर की आएगा, तो सॉल्व करके देख लो, 8 12 ओवर 8 प्लस 4 12, तो 8 मीटर फ्रॉम 4 kg, तो यहाँ 4 मीटर फ्रॉम सैकेंड m2। हूँ देख लो ऑप्शंस केड़ियां वा, 4 मीटर फ्रॉम 8 kg, 6 मीटर फ्रॉम 8 kg, तो थोड़ा आंसर की है 8 अपना 8 kg तो 4 मीटर है। सी ऑप्शन आ जानी है थोड़ी। अच्छा फिर बेटा देखो क्वेश्चन नंबर ये 4th है ना, आप डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो पहला है ना, जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ਉਹਦੇ accordingly two particles A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction। तो if at the instant दो particles शुरू च रेस्ट ते है, move towards each other under the mutual force of attraction, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ सेंटर ऑफ मास रेस्ट ते ही रहेगा है ना, चाहे उस तो बाद वो मोशन च भी आ गया, बट क्योंकि स्टार्टिंग चो रेस्ट ते सी तो मोशन दोनों पार्टिकल्स मूव करन लगे है एक दूसरे ते फोर्स लगा के, क्योंकि सिस्टम ते नेट फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इस करके उन्होंने सेंटर ऑफ मास जिहड़ा वो बाद विच भी रेस्ट ते ही रहेगा, चाहे दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे। तो इस करके इसका आंसर जीरो ही आएगा ना। इसी तरह नाल बेटा देखो कि अगर क्वेश्चन नंबर पहला 11th वाल ध्यान दो, a child stands at one end of a a child stands at one end of a boat moving with speed v in still water। तो देखो बेटा अगर बोट पानी दे विच है ना, और बोट दे अंदर लड़का वा और खड़ा वा, रेस्ट ते है विद रिस्पेक्ट टू बोट, पर जे बोट की वेलोसिटी v है तो लड़के की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी v ही है। इफ द चाइल्ड स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द बोट विद स्पीड u, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल मूव विद ए स्पीड। हुण देखो बेटा क्योंकि अब ये जिहड़ा आपां स्पीड कड्ढनी है ये विद रिस्पेक्ट टू वाटर ही कड्ढनी है, तो हुण क्योंकि जदों लड़के ने बोट च चलना वा, दौड़ना वा, चलना वा, तो उहदे ते बाहरों कोई फोर्स नहीं लगनी बेटा, तो जिस कारण करके जो सेंटर ऑफ मास है
ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ u ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਟ ਤੇ ਲੜਕਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ u ਹੀ है, इस करके जो सॉरी v है, u बोलता ना v है, तो इस कारण करके जो आफ्टर रनिंग लड़के दौड़न तो बाद भी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो v ही रहेगी। तो ये ध्यान च रखना पुत। अच्छा 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन दे विच गिवन है बॉडी A मास कैपिटल M falling vertically downwards under gravity breaks into two parts, a body B of mass 1/3 and body C, the center of mass of the body B and C taken together shifts। ਹੁਣ देखियो बेटा ध्यान दिओ कि अगर आप किसी भी सिंगल बॉडी ਨੂੰ ड्रॉप करते हैं तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हुई चलती है ना, मतलब ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा वर्टिकल लाइन के उपर रहेगा। हुण अगर मान लो रस्ते दे विच अगर ये बॉडी सिंगल पीस ही रहिंदी, अगर एक बॉडी नूं ड्रॉप करिए वो सिंगल पीस ही है, तो वो थ्रू आउट जदों जमीन ते पहुंचेगी तो वो वर्टिकली स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हुई नीचे आएगी, मतलब वह सेंटर ऑफ मास जदों नीचे पहुंचेगा तो वह पाथ स्ट्रेट पाथ होएगा, वर्टिकल स्ट्रेट पाथ। तो अगर रस्ते दे विच उहदे च एक्सप्लोजन हो भी गया वा तो वो 2 3 4 5 जिन्ने मर्जी कंपोनेंट्स बन जान है ना, फ्रैगमेंट्स बन जान, पर उन्होंने सारियां दा सेंटर ऑफ मास स्टिल स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करेगा, मतलब राइट या लैफ्ट नू सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होना। तो फ्रैगमेंट्स बनन तो बाद फ्रैगमेंट्स ने अलग अलग डायरैक्शन च मूव कर सकते हैं, पर उन्होंने सारे फ्रैगमेंट्स का आफ्टर एक्सप्लोजन जोड़े फ्रैगमेंट्स बने हैं उन्होंने सेंटर ऑफ मास स्टिल सेम पाथ फॉलो करेगा। तो ये गल नूं याद रखना जरूरी है। तो इस करके डज नॉट शिफ्ट आंसर आ जाएगा 12th का ना। अच्छा फिर बेटा 10th क्वेश्चन जिहड़ा वा इहदे विच देखो कि 10th क्वेश्चन दे विच मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए रिंग ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो लेट बी बी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग फ्रॉम द ओरिजिन। हुण एक गल बड़ी क्लियर है बेटा कि अगर आ रिंग है तो इस रिंग के उपर अगर हुण गल नूं समझियो, अगर यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हुंदी तो आ इहदा ज्योमैट्रिकल सेंटर है और आ मान लो इहदा सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास की दूरी अगर आ बी है पुत, हुण गल नूं समझो, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनीफॉर्म हुंदी तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट ते ज्योमैट्रिकल सेंटर कोइंसाइड करने सी, तो बी की वैल्यू 0 होनी सी। पर क्योंकि नॉन यूनीफॉर्म है इस करके सेंटर ऑफ मास ज्योमैट्रिकल सेंटर नूं कोइंसाइड कर भी सकता नहीं भी कर सकता, दसिया ही ना तुहानूं, कर भी सकता नहीं भी कर सकता। तो इस करके हुण जिहड़ा सेंटर ऑफ मास आएगा वो की आएगा ओरिजिन ते हो भी सकता नहीं भी, इहदा मतलब बी की वैल्यू जिहड़ी है वो 0 भी हो सकती है तो 0 तो ज़्यादा भी हो सकती है। पर एक गल क्लीयर है कि सेंटर ऑफ मास रिंग और सेंटर के विच किते होना वा, है ना, इस करके बी की वैल्यू 0 तो 0 के बराबर भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, पर रेडियस तो घट होएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन केड़ी आ जाएगी साडी, बी ऑप्शन आ जाएगी। तो बी ऑप्शन आ जाएगी थोड़ी। तो यदा है ना ये कंसैप्ट थ्रैटिकल है, इनू याद रखना तुसी इस तरीके ना। फिर बेटा देखो हुण अगर आप क्वेश्चन नंबर पहला 13 की गल कर लीए, फिर 14 की है ना, फिर वापस चलते हैं आप। हुण 13 का कंसैप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़े सामने ना एक टी शेप ऑब्जेक्ट है, यदी लेंथ एल है और आ वाले पोर्शन की लेंथ 2L है। हुण देखो बेटा
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, तो देखो एक्चुअली वो कह रहा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आके की होना वा, ए टी शेप्ड ऑब्जेक्ट विद डायमेंशंस शोन इन फिगर इज लाइंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर एंड ए फोर्स एफ इज अप्लाइड एट पॉइंट पी पैरेलल टू ए बी सच दैट फोर्स हैज ओनली द ट्रांसलेशनल मोशन विदाउट रोटेशन। हुण आ गल सुनो पुत कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ते एक फोर्स लगे बॉडी के उपर, इको फोर्स लगे और कित्थे लगे अगर सेंटर ऑफ मास ते, तो वो बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगी, रोटेशनल नहीं। ये गल नूं ध्यान नाल सुनो पुत, अगर किसी बॉडी के उपर एक फोर्स लग रही है, सिंगल फोर्स, और लग कित्थे रही है बेटा सेंटर ऑफ मास ते, है ना, मतलब उस फोर्स का जिहड़ा लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास चो पास कर रहा है, तो वो बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगी, रोटेशनल नहीं। हुण ये गल नूं समझो। तो एक्चुअली इस स्टेटमेंट च मतलब यही है कि आपां की करना कि इस बॉडी के उपर एक पी पॉइंट लभना वा, लोकेट करना वा, जिथे इको फोर्स लगान ते ट्रांसलेशनल मोशन होए, रोटेशनल नहीं। हुण इहदा मीनिंग आपां की समझिया कि एक्चुअली असीं इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट च किते भी उन्हें फाइंड सेंटर ऑफ मास नहीं किया ना, तो ये कंसैप्ट आ गया कि अगर किसी बॉडी के ऊपर सिंगल फोर्स लग रही है और उस सिंगल फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है अगर वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास चो लंघ रही है, तो वो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन एग्जीक्यूट करेगी, रोटेशनल नहीं करेगी। तो ये स्टेटमेंट नूं याद कर लो। हुण इहदा मतलब आपां इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना। हुण ये बॉडी दो पार्ट्स की बनी है पुत, तो आ एक पार्ट है, दूजा एक पार्ट है। तो हुण अगर आप है ना गल नूं समझो, तो अगर आप इनू ओरिजिन मान लीए, तो आ मास जिहड़ा वा, क्योंकि इहदी लेंथ 2L है, इहदी L है, तो इहदा मास डबल है। तो अगर आ मास 2m है, आ m है, तो इहदा कोआर्डिनेट आ m1 आ गया, और ये ओरिजिन ते होने करके जो इनू अगर आप एक्स एक्सिस कर लो, इनू वाई एक्सिस कर लो पुत, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, और ये y की वैल्यू m2 आ गया m, और y की वैल्यू आ गई l, क्योंकि आ डिस्टेंस l रहना ना, यदा हाफ, तो l आ जाएगी। हुण बेटा आप YCM निकालना वा, YCM के बराबर आएगा, तो YCM आ जाएगा, मीनस ये आप सेंटर तो कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, सिस्टम के ज्योमैट्रिकल आ वाले पॉइंट तो यदा एंड तो भी कर सकते हैं। हुण देखो वो डिपेंड करेगा, सॉरी हुण उन्हें दिता होया फाइंड द लोकेशन ऑफ पी विद रिस्पैक्ट टू सी, इस करके सानू दोबारा इस प्रॉब्लम नू समझना पएगा। तो आ पॉइंट सी है पुत, आ ओ है ना, तो हुण साडा आ वाला ओरिजिन है एक्चुअली, तो आ इन्ने पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है पहले का, और आ दूजे का। हुण m1 2m है और y1 l है, और m2 m है, l2 2l है, आ डिस्टेंस ना 2l, तो इसका मतलब YCM की आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 ओवर m1 प्लस m2, 2l प्लस 2ml ओवर 3m, तो 4ml बाय 3m, सो ये आंसर आ गया थोड़ा ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है two particles of equal masses have velocities first particle has acceleration
अदर पार्टिकल 0 है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल्स विल फॉलो। हुण देखो सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल है बेटा, तो हुण पहला आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लीए। हुण टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासिस है, तो हुण m1 v1 m2 v2 ओवर m1 प्लस m2, तो आई कैप प्लस जे कैप VCM। फिर ACM निकाल लो, m1 m2 a2 ओवर m1 प्लस m2, तो एक ही बन गया पुत्र 1.5 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप। हुण देखो बेटा, हुण ACM 1.5 कॉमन काढ़ लो, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप जे VCM है। तो इन्हें की दसिया तुहानू कि एक्सलरेशन ते वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दोनों पैरलल है, डायरैक्शन सेम है। तो जदों भी किसी पार्टिकल दी वेलोसिटी ते एक्सलरेशन सेम डायरैक्शन च होए बेटा, वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता। तो यदा मतलब इत्थे जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। तो अगर मान लो एक्सलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होए हमेशा, तो वो सर्कुलर पाथ होना सी, तो वो अकॉर्डिंगली आंसर आना सी। वो पिछला कंसैप्ट ये नाल यूज हो रहा वा, तो इस तरीके नाल इनू सॉल्व करना भी यदा स्ट्रेट पाथ होएगा। हुण बेटा देखो, हुण जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 दे विच बेटा थानू की गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 दे विच गिवन है 2 ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मासेस (60 डिग्री 30 डिग्री with the light string pass over the massless pulley as shown in figure. The magnitude of the acceleration of the center of mass of the two blocks है ना, both the blocks is। हुण गल नूं सुणो पुत्त, हुण ध्यान दिओ। हुण इत्थे तुहानूं कंसैप्ट किहड़ा यूज करना पैना, तो आ गया वेट 60 डिग्री mg cos 60 n1 mg sin 60 डिग्री, और इदा ही पुत्र mg n2 30 डिग्री mg cos 30 डिग्री mg sin 30 डिग्री है ना। हुण अगर आप इनू मान लीए A1 एक्सेलरेशन आ है, ध्यान दिओ पुत्र, अगर आ इस तरफ है तो आ हाले मैग्नीट्यूड निकाल लीए आप, तो आ ए है, आ भी ए है, मैग्नीट्यूड्स बराबर है दोनों के। हुण इक्वेशनस की बन जानी है पुत्र, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन 60 माइनस टी, और यदी बन जानी है एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी साइन 30। तो इथों सॉल्व करके ए आ जाएगा, क्योंकि दोनों ऐड कर लियो ए आ जाएगा ना। हुण पुत्र आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सॉरी एक्सेलरेशन निकालनी। हुण ध्यान दिओ, हुण आ जिहड़ी एक्सेलरेशन है A2 और आ A1 है पुत्र। हुण वैक्टर फॉर्म दे विच आनी तो है m1 A1 प्लस m2 A2 ओवर m1 प्लस m2 है, पर क्योंकि m1 m2 बराबर दिते हैं पुत्र थानू, इस करके ACM की वैल्यू A1 प्लस A2 बाय 2 हो जानी। हुण इत्थे वैक्टर कंसैप्ट की लगना कि
हुण क्योंकि आ एंगल 60 डिग्री है तो आ एंगल भी 60 होएगा। तो इस एक्सेलरेशन का इधर नूं कंपोनेंट की होएगा बेटा ए कॉज 60 ए साइन 60 और इदा ही इहदा हुण क्योंकि आ एंगल 30 है तो इस केस दे विच ए कॉस 30 ए साइन 30। हुण आपां की करते हैं काम नूं सौखा करन लई आ है एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस है तो आ नैगेटिव एक्स एक्सिस है। हुण अगर A1 दे वल आने तुसीं A1 तो इहदा एक कंपोनेंट नैगेटिव वाई है एक नैगेटिव एक्स है तो माइनस ए कॉस 60 और इहदे वल आओ इहदा एक कंपोनेंट माइनस ए कॉस 30 आई कैप है पर दूसरा कंपोनेंट ए साइन 30 जे। तो आ A1 A2 की वैल्यू इत्थे पुट कर देनी ए निकाल लिया ना आपां इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं सॉल्व के। इस करके कंसैप्ट ये काफ़ी कंसैप्ट इनवॉल्व है तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इन्नी गल लगी समझ। देखो बेटा हुण क्वेश्चन नंबर 8 देखो a cracker is thrown into air with a velocity of 10 meter per second at an angle of 45 degree with the vertical. When it is at a height of half meter from the ground, it explodes into a number of pieces which follow different parabolic paths. What is the velocity of the center of mass when it is at a height of 1 meter from the ground? हुण गल नूं समझो पुत कि जदों थ्रो करन वाली वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और शुरू वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल सॉरी विद वर्टिकल तो वो सेम ही है क्योंकि 45 ना फर्क नहीं पैना। तो इसका मतलब यू एक्स की वैल्यू आ गई यू साइन 30 45 और यू वाई की वैल्यू आ गई क्योंकि विद वर्टिकल है ना हुण आ वाली वैल्यू बेटा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो हमेशा सेम ही रहना। हुण एट हाइट हाफ मीटर फ्रॉम द ग्राउंड तो गल नूं सुनो पुत जो प्रोजैक्टाइल है तो जो कोई भी बॉडी असी थ्रो करते हैं इनकलाइंड एंगल ते तो उस केस दे विच उहदा जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है ना वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता तो वो चाहे सिंगल पीस है तो चाहे वो एक्सप्लोजन तो बाद मल्टीपल फ्रैगमेंट्स च डिवाइड हो गया ना ਤਾਂ ਵੀ स्टिल सेंटर ऑफ मास ने पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करना। मतलब जो सानू कहना ना कि 1 मीटर हाइट ते वेलोसिटी निकालनी है तो इट मीनस आप प्रोजैक्टाइल की ही वेलोसिटी निकालनी है एट हाइट ऑफ 1 मीटर। तो हुण बेटा ये थानू याद आना चाहिए क्योंकि हाइट अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ए वाई डेल्टा वाई है ना आ फार्मूला बनता। हुण आपां नू वी वाई निकालनी है आपां ना यू वाई की वैल्यू दी हुई है और ए वाई क्योंकि नीचे नू है और डेल्टा वाई ऊपर नू है 1 मीटर तो वी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 50 माइनस 20 30 आ जाना ना। अगर आ 30 है और वी एक्स स्क्वेयर पुत वो यू एक्स स्क्वेयर के बराबर ही रहना है याद रखना पैना ना तुहानू। ये भी स्क्वेयर हो जाना ना यूनिट्स भी। तो वेलोसिटी क्या आ जानी अंडर रूट तो ये सॉल्व करके आंसर आ जाना बेटा। मतलब ये कंसैप्ट जोड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोजैक्टाइल की तो समझ होनी चाहिए है प्लस कि
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾइंड एंगल ਤੇ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ मूव करता ਤਾਂ अगर तो पार्टिकल है तो वह पाथ पैराबोलिक है, और अगर वो बॉडी है तो वो सेंटर ऑफ मास का पाथ पैराबोलिक है, और अगर वो एक्सप्लोजन हो भी जाता रस्ते वो फ्रैगमेंट्स भी बन जाते हैं, स्टिल वो सारे फ्रैगमेंट्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो उन्हें वही पैराबोलिक पाथ फॉलो करना वा जो पाथ बिफोर एक्सप्लोजन उस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास ने या उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास ने करना सी। तो ये ध्यान च रखो बस गल, तो कंसैप्ट ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुण देखो बेटा, हुण ध्यान दिओ बेटा, हुण जिहड़ा एक कंसैप्ट आपां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नवां आ साडे लई, रैगूलर क्लास च नहीं सी कीता, कि तुहाडे कोल एक अगर बेटा ये सर्कुलर प्लेट है तो इहदा मास अगर कैपिटल M है तो इहदा सेंटर O है और रेडियस R है, तो इस सर्कुलर प्लेट का मास, क्योंकि प्लेट 2 डायमेंशनल है, तो आपां की लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा इत्थे की है सरफेस मास डेंसिटी। तो सरफेस मास डेंसिटी होंगी मास पर यूनिट एरिया, और जब तक सानू स्पैशली मैंशन ना होए तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनीफॉर्म है तो सरफेस मास डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया वो स्मॉल मास ओवर स्मॉल एरिया या टोटल मास ओवर टोटल एरिया दोनों बराबर आते फॉर यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो इत्थे जिहड़ी आ साडी डिस्क है तो वह टोटल मास M है, टोटल एरिया पाई R स्क्वेयर है ना, ठीक है। तो इनू मैं A1 करता, A1 करता, मास M1 है ना, जनरल आप गल कर रहे हैं, तो ये केस आ गया पुत। अच्छा हुण होया की है इत्थे कि ये जिहड़ी सर्कुलर प्लेट है इहदी थिकनेस दिती है यूनीफॉर्म एंड डायामीटर दिता 56, तो इहदा जिहड़ा डायामीटर है D1 वो 56 सेंटीमीटर है। तुसीं उत्थों एरिया पाई डी स्केयर बाय 4 तो निकाल सकते हैं ना, वो एक बाद दी थोड़ी कैलकुलेशन ली। अच्छा और M1 इत्थे M1 M दे बराबर है, ये पूरी प्लेट है पुत्र। हुण इत्थे गल नूं समझियो, हुण उन्हें क्या किया, ए सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायामीटर 42 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम वन एज एज शोन इन फिगर। तो आ जो इन्ना पोर्शन है आ रिमूव कर लिया गया, ऐड नहीं किया, रिमूव हो गया। तो हुण बेटा आपां जदों इस पूरे पोर्शन चो कुछ पोर्शन हटा लिया, पूरी बॉडी चो कुछ पोर्शन हटा लिया, तो बाकी बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना वा। हुण इस प्रॉब्लम नूं तुसीं की देखना वा कि अगर बेटा आ देखो ना, अगर मैं तुहानूं कहां कि 7 दे विच 7 चों 5 रिमूव करो, सबट्रैक्ट करो, तो 7 चों -5 करन दा मतलब है कि मैं 7 दे विच -5 ऐड कर देना है ना, मतलब वही है। तो यदा मतलब आप की मान सकते हैं इस तरह दी प्रॉब्लम्स नूं जिथों बॉडी का कुछ पोर्शन रिमूव हो रहा, तो आप की मनना कि जिहड़ी पूरी बॉडी है ना वो एक पीस मान लेना, सिंगल पीस, पूरी बॉडी सिंगल पीस, और जिहड़ा पोर्शन रिमूव होया वो दूसरा पीस। पर क्योंकि जिहड़ा पोर्शन रिमूव होया वा तो उहदा मास नैगेटिव लेना पुत, क्योंकि वो रिमूव होया, ठीक है ना। तो इस करके जदों आपां किसी भी पूरी बॉडी दे विचों कुछ हिस्सा निकल गया, पोर्शन रिमूव हो गया, तो बाकी बचे पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना, तो आपां उस सिस्टम नूं किद्दां मनना, पहला कंप्लीट बॉडी नूं सिंगल पीस वन सिस्टम और बाकी रिमूव्ड पोर्शन नूं दूसरा सिस्टम है ना, पर रिमूव्ड पोर्शन का मास नैगेटिव लेना। तो इसका मतलब इत्थे साडा जिहड़ा दूसरा रिमूव्ड पार्ट है, आ वाला पार्ट है, तो इसका मास M डैश हो गया ना। तो हुण क्योंकि रिमूव्ड पार्ट पूरी बॉडी का ही हिस्सा वा, इसका मतलब रिमूव्ड पोर्शन ते पूरी बॉडी का
ਸਰਫੇਸ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ m2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਗਮਾ a2। a2 ਕੀ ਹੈ, ਰਿਮੂਵਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮੂਵਡ ਪਾਰਟ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜੇ 3 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਮੂਵਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ, that is given to be 42 सेंटीमीटर। तो ਇਹਦਾ मतलब एरिया की वैल्यू 4 हो गई। अच्छा, हुण बेटा वापस आ जाओ। हुण आ जिहड़ी पूरी बॉडी है, आ वाली पूरी कंप्लीट, ਉਹਦਾ सेंटर ਉਹਦੇ अपने ज्योमैट्रिकल सेंटर ਉਹ ਤੇ है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ओरिजिन मान लिया, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मान लिया ओरिजिन। तो ओरिजिन मनन करके की होया पुत कि जेड़ा फस्ट पोर्शन है ਉਹਦਾ x1 0 है और y1 भी 0 ही है। अच्छा, हुण जिहड़ी रिमूवड बॉडी है वो भी तो डिस्क ही है, वो भी डिस्क है। तो इस रिमूवड पोर्शन का सेंटर कित्थे होएगा, ज्योमैट्रिकल सेंटर, क्योंकि इसदा डायामीटर कितना दिता वा 42 सेंटीमीटर। तो इसदा मतलब इसदा रेडियस की हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, जबकि आ रेडियस कितना वा 56, डायामीटर का हाफ 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर आ वाला वा, तो जबकि आ रिमूवड पोर्शन का रेडियस की है 21 सेंटीमीटर। तो इथों 28 चों 21 माइनस करिए तो आ ओ डैश है, मतलब आ वाला फर्क 7 सेंटीमीटर का। तो आ अगर एक्स एक्सिस है, आ वाई एक्सिस है, तो इट मीनस ओ डैश के कोआर्डीनेट्स की आ गए, वाई तो 0 ही रहना, एक्स जिहड़ा वा वो की आ गया 7 0। इसका मतलब x2 की वैल्यू 7 तो y2 की वैल्यू 0। अच्छा, इसका मतलब YCM तो 0 ही आएगा क्योंकि y1 भी 0, बट XCM कितना कढ़ना पुत। हुण आ देखियो, हुण ये गल अज तो बाद याद रखियो, XCM नूं कढ़न दा फार्मूला की है, m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2, है ना, ये है बेसिक। पर क्योंकि इत्थे रिमूव होया वा, ऐड नहीं होया, रिमूवड पोर्शन है, इस करके इत्थे आ माइनस लेना पुत, ये ध्यान च रखियो। हुण m1 x1 माइनस m2 x2, है ना। तो m1 की वैल्यू सिग्मा a1 x1 माइनस सिग्मा a2 x2 ओवर m1 की वैल्यू सिग्मा a1 माइनस सिग्मा a2। हुण सिग्मा सिग्मा कॉमन निकल गए, तो यदा मतलब हुण तुहाडे कोल यह फार्मूला की आ गया। हुण ध्यान दिओ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पीटिशन लिए, इनू याद रखना तुसी। कि इत्थे आपां जदों भी किसी बॉडी चों कोई पोर्शन रिमूव हो रहा, तो आपां XCM YCM की वैल्यू लई M1 M2 मास की जगह तो एरिया भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जे 3 डायमेंशनल बॉडी है तो वॉल्यूम यूज हो जाएगा, तो आप मास नूं हटा सकते हैं, क्योंकि जो रिमूव हो रहा पोर्शन है उस पोर्शन की डेंसिटी तो पूरी बॉडी की डेंसिटी बराबर होने करके वो कैंसल आउट हो रहा है ना, उपर आप कैलकुलेशन च देखा। तो ये पॉइंट याद रखना। हुण A1 X1 A2 X2 सब पता वा, वो वैल्यूज पुट करो तो आंसर आ जाएगा। तो ये कंसैप्ट लगा, लक्ष्या आर्यन, आर्यन कहता नारायण, अंकुश, ठीक है बेटा। देखो भाई, हुण तुहानू बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हुण तुहानू याद है कि अगर तुहानू कोई कहे, लिसन पुत, आ एक प्लैंक है और ये प्लैंक
ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ फ्रिक्शनलैस सरफेस ते लाई कर रहा आ जिहड़ा प्लैंक है होरीजोनटल फ्रिक्शनलैस सरफेस ते लाई कर रहा और अगर कोई ऑब्जेक्ट लड़का है ना बॉय जिसका मास एम है अगर वो इस प्लैंक के ऊपर मूव करेगा इनिशियली ये लड़का और ये प्लैंक दोनों रेस्ट ते है पुत तो अगर ये लड़का इस प्लैंक के ऊपर मूव करेगा विद वेलोसिटी v की है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक तो उस केस च बेटा प्लैंक की वेलोसिटी v कितनी आई सी याद है थानू असी लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो भी निकाल सकते हैं तो सेंटर ऑफ मास के कंसैप्ट तो भी वो आई सी माइनस mv ओवर और ये नैगेटिव साइन जस्ट की दस रहा कि जिधर नू लड़का जा रहा प्लैंक उस तो ऑपोजिट जाएगा ये सिर्फ डायरैक्शन नाल है ना आ बेसिक है अच्छा पर हुण इहदे विच ध्यान दिओ तो अगर ये लड़का इस प्लैंक के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक डिस्टेंस एल कवर करदा ना या स्मॉल एल कर लो तो अगर ये लड़का इस एंड तो इस एंड तक पहुंचता मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इहदा डिस्टेंस कवर्ड एल है तो फिर प्लैंक पिछे नू कितना डिस्टेंस कवर करेगा फिर आ वाला फार्मूला तैयार कर लेने आप ना ये असी लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम च कंसैप्ट पढ़िया सी तो ये कंसैप्ट सेंटर ऑफ मास नाल भी अप्लाई हो जाना तुसी रिजल्ट याद रखना ना हुण पुत्र ये कंसैप्ट ने यूज किद्दां होना पुत्र देखो इहदे विच स्मॉल एल की है इस प्लैंक के ऊपर पे ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक ते कैपिटल एल की है इस प्लैंक की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो नैगेटिव साइन का मतलब दोनों उलट है पुत अच्छा हुण तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 7 है इनू ध्यान नाल देखो तुहाडे क्वेश्चन नंबर 7 दे विच बेटा आ दिता होया प्लैंक की जगह ते वैज है वैज हुण ये वैज कित्थे लाई कर रहा पुत उन्हें साफ दसिया वा ये ब्लॉक क्यू उन्हें इस वैज नू ब्लॉक का नाम देता ना क्यू ऑफ मास कैपिटल एम इज प्लेस्ड ऑन ए होरिजोनटल फ्रिक्शनलैस सरफेस ए बी एंड ए बॉडी एम हुण इत्थे लड़के की जगह एक बॉडी आ गई है ना छोटी एम is released on its frictionless slope as p slides by length l on this slope हुण अगर आ नीचे नू आई है l लेंथ हुण ध्यान दिओ आ जिहड़ी लेंथ है इहदी डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन जद कि साडा सिंबल इत्थे स्मॉल एल है ना इनू अगर आप कैपिटल एल लिख लेने आ तो आ एल डैश कर दिओ वो तो सिंबल ही है ना जस्ट पर उस सिंबल उस एक्सप्रैशन च की दस रहा ये साडे लई ज़्यादा जरूरी है तो हुण आपां की दसना बेटा कि अगर ये ब्लॉक इस वैज के ऊपर एल डिस्प्लेसमेंट कर रहा कैपिटल एल तो ये जिहड़ा वैज है ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा हुण सिमिट्री देखो पुत गल नूं याद रखो हुण इत्थे एल डैश आ जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है ना इस फार्मूला ये ऑपोजिट है जबकि इत्थे एल अलग है इनकलाइंड है हुण सानू पता इत्थे की सोचना पैना कि सानू इस डिस्प्लेसमेंट का होरिजोनटल कंपोनेंट लेना पैना तो अगर आ एंगल थीटा तो आ भी थीटा तो एल कॉस थीटा तो यदा मतलब जी एल डैश है तो जिदा आ फार्मूला क्योंकि एल और एल डैश ऑपोजिट है इस केस च कैपिटल एल और एल डैश ऑपोजिट नहीं ना है इसका मतलब असी कैपिटल एल का कंपोनेंट ले लिया होरिजोनटल तो एल डैश की बन जाएगा पुत्र माइनस एम एल कॉस थीटा बाय तो इस तरह नाल जिहड़ा मुश्किल प्रॉब्लम नज़र आ रही है सानू उहनूं असीं आसानी नाल सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 और ये आंसर कितना निकलिया वा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या सेंटर ऑफ मास के कंसैप्ट नाल अप्लाई करके क्लियर है बेटा
हुण देखो क्वेश्चन नंबर 5. A man of mass small m climbs a rope of length capital L suspended below a balloon of mass capital M. The balloon is stationary with respect to ground. आ बेटा बैलून है, ਇਹਦਾ मास कैपिटल M है, आ है रोप, इसकी लेंथ L है और जिहड़ा मैन है उसका मास है स्मॉल m. हुण जिहड़ा मैन है पुत तो आ डॉट मैन है ना, और इनिशियली सिस्टम रेस्ट ते है. हुण होया कि इफ द मैन बिगिनस टू क्लाइंब अप द रोप एट ए स्पीड ऑफ v relative, in what direction and with what speed will the balloon move? हुण गल नूं समझियो पुत, जिहड़ा आदमी है उन्हें उपर नूं मूव तो कीता, हुण गल नूं समझियो. हुण जदों आदमी उपर नूं मूव करेगा तो ये बैलून डाउनवर्ड मूव करेगा. उसका कारण की है पुत, क्योंकि ये सिस्टम बनया होया मैन ते बैलून का, ठीक है, और इनिशियली दोनों रेस्ट ते है, इनिशियली दोनों रेस्ट ते है, इस करके इन्हां दा एक पॉइंट ते सेंटर ऑफ मास है. हुण जदों मैन विद रिस्पैक्ट टू बैलून उपर जा रहा तो एक्चुअली मैन की कर रहा, लैडर के उपर आ जी रस्सी है ना रोप, ये उपर फोर्स लगा रहा है ना, तो रोप मैन ते फोर्स लगाएगी. तो पर जी रोप है क्योंकि वो बैलून नाल भी टाइड है, इस करके रोप बैलून ते भी फोर्स लगा रही. कहने का मतलब है कि मैन बैलून ते फोर्स लगा रहा, बैलून रोप ते, मतलब थ्रू रोप मैन ते फोर्स लगा रहा. इट मीनस इस सिस्टम ते बाहरों कोई फोर्स नहीं लग रही, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट ते रहेगा. तो यदा मतलब जदों एक आदमी मतलब ये मैन बैलून दे वाल मूव करेगा, बैलून भी नीचे नूं आएगा, ताकि दोनों का सेंटर ऑफ मास जिस जगह ते है शुरू च उत्थे ही रहे. तो एक तो ये कंसैप्ट हो गया पुत. हुण दूसरा, क्योंकि v जिहड़ी है ना वो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पैक्ट टू रोप, ते क्योंकि रोप बैलून दे नाल टाइड है, बनी हुई है, इस करके जिहड़ी कैपिटल V है ना वो वेलोसिटी ऑफ बैलून भी कह सकते हैं और वेलोसिटी ऑफ रोप भी कह सकते हैं, एक को चीज़ है, ये ध्यान च रखना पुत, क्योंकि रोप बैलून दे नाल जुड़ी हुई है. हुण जिहड़ा V रिलेटिव है, तो मान लो v की है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जबकि कैपिटल V है वेलोसिटी ऑफ बैलून या वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. हुण वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप किहदे बराबर होएगी? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ रोप विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. आ होएगा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसैप्ट, ठीक है. तो हुण आ वाली वैल्यू बन जानी है पुत v रिलेटिव प्लस दिस वन. ये बेसिकली वैक्टर फॉर्म है, ये वैक्टर फॉर्म है. हुण आ जिहड़ी वैल्यू है दिस वन, ये है वेलोसिटी ऑफ, ये अपवर्ड है उपर नूं, तो इहनूं आपां प्लस लिख लैने, जबकि आह डाउनवर्ड है
है ना, या हाले इनू अननोन ही मानते आप भी आ साडे लई अननोन है, कोई गल नहीं। तो ये बेटा साडे कोल एक एक्सप्रैशन आ गई रिलेटिव वेलोसिटी का कंसैप्ट यूज़ करके। वो क्यों? क्योंकि जिहड़ा बैलून है अगर वो वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू अर्थ है तो सानू मैन की वेलोसिटी भी विद रिस्पैक्ट टू अर्थ ही चाहिए सी। तो आ वाली हुण आपां की करांगे पुत्र, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी या सेंटर ऑफ मास का कंसैप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का कंसैप्ट है कि आर सी एम की हुंदा पुत्र m1r1 प्लस m2r2 ओवर m1 प्लस m2। हुण क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट ते है तो जो आप दोनों साइड्स नू डिफरेंशिएट करांगे तो VCM m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2। पर क्योंकि इत्थे VCM रेस्ट ते है तो यदा मतलब m1v1 प्लस m2v2 और ये सेम रिजल्ट लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो भी आ जाना, सेंटर ऑफ मास तो भी वही कंसैप्ट आया। क्योंकि इत्थे एक्सटर्नल फोर्स ना लगन करके जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम की वो हर वक्त शुरू वाली रहनी है और शुरू च जीरो है। क्लीयर होई गल बुद्ध? हुण इत्थे अगर आप मैन नू V1 कर लीए है ना 1, तो मैन का मास m है और वेलोसिटी जिहड़ी है V1 आ वाली है प्लस, और m2 बैलून है और यदि वेलोसिटी v है इज इक्वल टू 0, है ना। हाले आप डायरैक्शन अननोन ही मन के चलते हैं, आप ही इत्थों आ जानी है। तो ये ना हो मिक्स ना कर लियो। हुण इत्थों तो आ माइनस v आ कंसैप्ट आप पहला भी डिस्कस कर चुके हैं ना क्वेश्चन नंबर 7 च, वही सेम है प्लैंक के ऊपर चलते हुए वाला वो सेम कंसैप्ट। तो ये है बेटा रिगार्डिंग